हेलो प्यारे बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने गोलीय निर्देशांकों के अंदर लाप्लास समीकरण को हल किया था प्यारे बच्चों। ओके, और प्यारे बच्चों उस लेक्चर में हमसे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था। एक चीज़ तो हमने जहाँ पर L और L+1 उसमें हमने कंसिडर किया था, उसमें हमने L+1 ही ले लिया था, है ना। लास्ट में फिर मैंने सही कर दिया था। बट बच्चों यहाँ कैलकुलेशन में आप L और मल्टीप्लाई में लगा लेना, ठीक है। और भी कोई छोटा सा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है वो देख लेना है ना। उसमें मैंने नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक आता है वहाँ पे डाल दिया है, लिंक दे दिया है आपको, ठीक है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना और नोट्स को वेरीफाई कर लेना, ठीक है बच्चों। बाकी सॉल्यूशन पूरा कंप्लीटली राइट है। ओके, तो अब आगे अपना चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, वर्ताकार बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। अरे बच्चों, वर्ताकार बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। ओके, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके बच्चों, तो देखो जो हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण उसको निम्न प्रकार से लिखा जाता है बच्चों। तो लिखेंगे हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो इसका गणितीय फॉर्म है वो इस प्रकार होता है, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और बाहर अपने पास साई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। समीकरण एक को हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहते हैं। अब बच्चों, हमें इस हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का इस वर्ताकार बेलनी निर्देशांकों के अंदर क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे किसके टर्म में, वर्ताकार बेलनी निर्देशांकों के टर्म में। ओके बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर जो डेल स्क्वायर है वो लाप्लासियन संकारक है, तो इसकी वैल्यू बेलनी में कितनी होती है सभी को पता होगा। इसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, डेल स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/H1H2H3 डेल अपॉन डेल U1 एंड H2H3H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस डेल अपॉन डेल U2 H1H3 एंड H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस डेल अपॉन डेल U3 एंड H2 एंड H1 या H1 H2 कैसे भी लिख दो, अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3। प्यारे बच्चों, ये हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था ये वाला फॉर्मूला ना। तो अब बच्चों बेलनी के अंदर क्या क्या होता है, देखो बेलनी निर्देश तंत्र में इस बेलनी निर्देश तंत्र में बच्चों H1 इक्वल टू होता है 1, H2 इक्वल टू होता है रो एंड H3 इक्वल टू होता है 1 एंड U1 इक्वल टू रो, U2 इक्वल टू 5 एंड U3 इक्वल टू Z होता है बच्चों, है ना। रो 5 Z कोऑर्डिनेट होते हैं बेलनी निर्देश तंत्र के अंदर। तो बच्चों इनको पुट करो इसमें, तो हमारे पास जो फाइनली डेल स्क्वायर आएगा 1 अपॉन यहाँ H1 H2 H3 ये वाले वैल्यू रखने हैं, तो 1 इंटू रो इंटू 1 कितना हो गया रो, अपॉन डेल अपॉन U1 की जगह क्या लिखो रो। इसी प्रकार तो H2H3 रो इंटू 1 कितना हो गया रो, और H1 की अपॉन में कितना आएगा 1, तो 1 लगाने से कोई फायदा है नहीं,
तो डेल अपॉन डेल रो हो जाएगा u1 की जगह, प्लस डेल अपॉन डेल u2 की जगह फाई आ जाएगा, तो डेल अपॉन डेल फाई एंड h1 और h3 का मल्टीप्लाई होगा 1, h2 कितना है रो, तो 1 अपॉन रो एंड डेल अपॉन डेल फाई प्लस डेल अपॉन डेल u3। तो प्यारे बच्चों u3 की वैल्यू है z एंड h2 एंड h1 कितना है हमारे पास 1 हो गया, और h1 एंड h2 देखो रो आएगा ऊपर है ना, नीचे कितना हो जाएगा 1 एंड डेल अपॉन कितना आएगा बच्चों, डेल अपॉन डेल z। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास फाइनली यहाँ पर आ जाएगी बच्चों। तो यहाँ से इसको आप इक्वेशन नंबर देंगे, इक्वेशन क्या भी, इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लो, 1 अपॉन रो को अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, तो हमारे पास 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल रो प्लस यहाँ पर ये रो जाएगा तो कितना होगा, रो 1 अपॉन रो बाहर आ सकता है यहाँ, क्योंकि ये फाई निर्देशांक का ये रो है तो इस पर डिपेंड नहीं करता। तो 1 अपॉन रो स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके एंड डेल टू अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस वहाँ देखिएगा रो बाहर आएगा क्योंकि जेड के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, रो तो बाहर आ सकता है यहाँ पे, तो 1 अपॉन रो कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, यहाँ तक लिखिएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब हमारे पास क्या करना है, हमें समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट करना है। तो ऊपर लिखेंगे अपन समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले बच्चों क्या आएगा, डेल स्क्वायर की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो इसको साई को अलग अलग ऑपरेट करवाएंगे अपन, है ना, तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो प्लस एंड रो डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल टू डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे है हमारे पास के स्क्वायर एंड ब्रैकेट में कितना है साई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे देखो, अब इसका वही हमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड से क्या करना है बच्चों, सोल्व करना है, जैसे स्फेरिकल को आपने किया था ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर साई को अंदर लाइएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो, साई इसके साथ ऑपरेट होगा डेल साई अपॉन डेल रो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ओके बच्चों, प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। यहां तक हमने इसको सोल्व कर लिया है बच्चों। समीकरण नंबर इसको दे दीजिएगा आप 3। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास समीकरण है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। अब इसका वेरिएबल सेपरेट करने अपने को, है ना, तो क्या करेंगे, हमें वही माना जो फाई है यहाँ पर, फाई या जो साई है ना यहाँ पर फंक्शन, तो साई जो फंक्शन है देखो बच्चों, साई रो का भी फंक्शन है, साई फाई का भी फंक्शन है और साई जेड का भी फंक्शन है। तो हमारे पास मान लीजिए आर रो का फंक्शन हो गया और फाई का फंक्शन हो गया और जेड का फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, आर फाई जेड या रो फाई जेड। ठीक है, तो मेरे रो किसका फंक्शन है, आर का।
यानी कि आर रो का फंक्शन, फाई का, जेड जेड का। इसको समीकरण नंबर देंगे 4। समीकरण 4 का मान 3 में पुट करेंगे बच्चों। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखोगे बच्चों कितना आएगा, 1/रो डेल अपॉन डेल रो, रो डेल अपॉन डेल रो, साई की जगह में रखूंगा आर फाई जेड, ठीक है, प्लस 1/रो स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल फाई स्क्वायर, और अपने पास आएगा आर फाई और जेड। ये फाई अलग दिखाना है इससे, है ना, नहीं तो ये कैंसिल कर दोगे फिर तुम, गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर और आर फाई और जेड प्लस के स्क्वायर एंड आर फाई एंड जेड इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो रो का फंक्शन है कौन, आर, तो आर तो यही रहेगा, फाई जेड बाहर आ जाएगा, फाई जेड अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो, रो एंड डेल आर डेल रो, ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पे देखो फाई वाला फंक्शन रहेगा अंदर, आर और जेड बाहर आ जाएंगे, रो स्क्वायर डेल 2 डेल फाई स्क्वायर और फाई, प्लस यहाँ पर देखिएगा जेड वाला रहेगा ओनली, आर फाई एंड डेल 2 जेड, यहाँ पर जेड को कैपिटल लिखना, यहाँ पर थोड़ा छोटा जेड लिख देना, प्लस के स्क्वायर आर फाई जेड, इसमें तो सब मल्टीप्लाई में यहीं पर रहेंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ से देखिए बच्चों हमारे पास, अब हमें क्या करते हैं वेरिएबल सेपरेशन में, उसके बाद में इसमें पूरे टोटल समीकरण में इसी का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो लिखोगे उपरोक्त समीकरण में आर फाई जेड का भाग देने पर, तो भाग देंगे बच्चों, तो आर फाई जेड का यहाँ दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ आर रो बचेगा डेल अपॉन डेल रो, रो डेल आर डेल रो, प्लस 1/फाई रो स्क्वायर डेल 2 फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, प्लस 1/जेड डेल 2 जेड एंड डेल जेड स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो एक बार आप यहाँ तक इसको राइट डाउन करेंगे बच्चों, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 1/आर रो डेल अपॉन डेल रो एंड रो डेल आर एंड डेल रो, प्लस 1/फाई रो स्क्वायर एंड डेल 2 फाई एंड डेल फाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस के स्क्वायर एंड इसका आप इधर पक्षांतर कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, माइनस 1/जेड एंड डेल 2 जेड एंड डेल जेड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर देंगे आप 5, जो भी था इससे पिछला जो इक्वेशन था उसके आधार पे आप इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे। अब देखो बच्चों इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, इसमें देखो आपको ओनली रो और फाई के फंक्शन दिख रहे हैं, रो और फाई का ही फलन है, इधर आपका किसका है, जेड का। तो आप देख रहे हो वेरिएबल क्या हो गए, दोनों पक्षों का सेपरेट हो गया। ओके, तो लिखेंगे समीकरण 5 में 5 के, ऐसे लिखो समीकरण 5 का बायां पक्ष केवल रो व फाई का फलन है, जबकि
दायां पक्ष केवल z का फलन है, z का फलन है। तो बच्चों तुम लिख दोगे ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः जब हम रो और फाई के मान में परिवर्तन करते हैं तो z के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तथा जब z के मान में परिवर्तन करते हैं तो रो और फाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ लिख देना बच्चों अच्छे से, ताकि थोड़ी आपकी यूनिवर्सिटी कॉपी भी तो भरनी चाहिए ना। हाँ, ये आपको पता है। तो ये तभी हो सकता है जब ये किसी नियतांक के क्या हो, इक्वल हो। तो बच्चों हम यहाँ लेट करते हैं, माना 1/z del 2z एंड del z स्क्वायर को मैंने मान लिया बीटा स्क्वायर माइनस का। ओके बच्चों, इसको सोल्व करो। del 2z del z स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर z इक्वल टू 0, कैपिटल Z है, ध्यान रखें। ओके, अब देखिए बच्चों, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करें, क्या आएगा आपके पास, बताओ। देखिए यहाँ पे बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है z, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ a साइन बीटा z प्लस b कोस बीटा z। सबको आता नहीं इसका सॉल्यूशन निकालना, कैसे निकालोगे, देखो इधर del 2z del z स्क्वायर बीटा स्क्वायर z इक्वल टू 0, क्या करते हैं d स्क्वायर z प्लस बीटा स्क्वायर z, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हैं अपन, है ना। तो क्या बनेगा m स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m बराबर क्या आ जाता है, प्लस माइनस आयोटा बीटा। बच्चों जब इसका सॉल्यूशन लिखने बैठते हैं अपन तो कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू a साइन बीटा z प्लस b कोस बीटा z, या z स्मॉल आएगा, ध्यान रखिए अपन ना। तो ये आपके पास सॉल्यूशन अपन ऐसे लिखते हैं, अवकल समीकरण आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से ना, तो वहाँ से अपन लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर क्या देंगे, इसको 6 देंगे बच्चों। क्या करो अब, और इसको नंबर आप बच्चों इसको दे दो 6, है ना, इसको 7 दे लीजिए। अब देखिए बच्चों समीकरण, ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया जेड वाले का, तो समीकरण 6 का मान कहाँ रख दो, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में, समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में रखो बच्चों, तो 1/r रो डेल अपॉन डेल रो एंड रो डेल r डेल रो प्लस 1/ कैपिटल फाई रो स्क्वायर डेल 2 फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस, प्लस हो गया ना, तो प्लस बीटा स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए आगे हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 1/r रो डेल अपॉन डेल रो डेल r अपॉन डेल रो प्लस 1/फाई रो स्क्वायर डेल 2 फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों एक बार आप यहाँ तक लिखिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा एक बार, अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं ना। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखो इतना टफ काम है नहीं है ना, बहुत ही अच्छी यूनिट है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना, नंबर नहीं करना चाहिए आपका इसमें से। देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, अब हमें और वेरिएबल सेपरेट करना है, क्योंकि अभी देखो रो और फाई एक जगह है, तो इन रो और फाई को भी क्या करो, अलग अलग करो। देखो यहाँ पे फाई भी है, रो भी है, तो ये रो स्क्वायर कब हटेगा, देखो यहाँ से अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दूँ तो आप देख पाओगे 1/5 डेल 2 फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर अलग हो जाएगा ना, और रो इनके साथ में आ जाएगा और इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे रो और फाई को मैं यहाँ पर अलग कर पाएंगे। तो लिखिएगा दोनों तरफ रो स्क्वायर से गुणा करने पर
गुणा करोगे बच्चों तो 1 अपॉन यानी रो स्क्वायर आर रो डेल अपॉन डेल रो रो डेल आर डेल रो प्लस यहाँ से रो स्क्वायर कैंसिल कर दूँ, ये चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, फाई रो स्क्वायर डेल टू फाई डेल फाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा रो स्क्वायर, और जीरो से कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। देखो यहाँ पे एक रो कैंसिल हो जाएगा, रो अपॉन आर डेल अपॉन डेल रो डेल आर डेल रो प्लस यहाँ से देखो रो से रो कैंसिल और अपने पास आएगा बच्चों रो स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, 1 अपॉन फाई डेल टू फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों रो अपॉन आर डेल अपॉन डेल रो डेल आर डेल रो प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन फाई डेल टू फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। ओके बच्चों, एक बार आप यहाँ तक करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर अपन कंसीडर करेंगे, यहाँ पर पहले तो लिखो समीकरण 8 का दायां पक्ष या लिखो बायां लिख लो पहले, बायां पक्ष केवल, बायां पक्ष देखो केवल किसका फलन दिख रहा है आपको, रो का, ठीक है, क्योंकि रो भी तो आर भी तो रो का ही तो फंक्शन है, तो ये पूरा क्या हो गया रो का फलन। बायां पक्ष केवल रो का फलन है, तथा दायां पक्ष केवल जेड का फलन है। अतः जब हम रो के मान में कोई चेंज करेंगे तो फाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब फाई के मान में चेंज करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः ये दोनों ही किसी नियतांक के इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपको ये बात लिख देनी है यहाँ पे, माना 1 अपॉन फाई डेल टू फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको सोल्व करें तो डेल टू फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्यूशन हमें मिलेगा इसका, फाई के टर्म में मिलेगा फाई ए और बी हमने कांस्टेंट पहले यूज कर लिया था बच्चों, अब हम सी और डी लेते हैं। सी साइन एन फाई प्लस डी कॉस एन फाई। ठीक है बच्चों, इसको समीकरण नंबर 9 देंगे। ओके, तो यहाँ तक अपन कर चुके हैं इसको, अब आप इसको यहाँ तक राइट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखिए आगे आपने कर लिया होगा राइट डाउन तो इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाली वैल्यू आप उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 8 में। 8 जो समीकरण दिख रहा है उसमें पुट करेंगे इसको, तो क्या वैल्यू हमें मिलने वाली है, इसको आप देंगे समीकरण नंबर 9, इसको दो बच्चों, इसको 10 दे दो, है ना। समीकरण 9 का वैल्यू या समीकरण 9 का मान समीकरण 8 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8, तो हमारे पास आएगा रो अपॉन आर डेल अपॉन डेल रो डेल आर डेल रो प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और रो स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में है पहले से ही, तो माइनस एन स्क्वायर क्या करते हैं इसको प्लस का एन स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे रो अपॉन
ठीक है बच्चों। अब देखिएगा रो अपॉन आर, डेल अपॉन डेल रो, रो डेल आर डेल रो प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर। बच्चों क्या करिएगा, अब ये आर डिवाइड में इसका भी मल्टीप्लाई करवा दो, है ना। आर से दोनों तरफ गुणा करवाने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर, तो बच्चों क्या आएगा यहाँ से, रो डेल अपॉन डेल रो, रो डेल आर डेल रो प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रो डेल अपॉन डेल रो, रो डेल आर डेल रो प्लस अंडर रूट, ऐसे लिख लो बच्चों, रो यहाँ पे लिख लो ना, एंड के स्क्वायर बीटा स्क्वायर और इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर लगा दो ना इसको पूरे के, अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा सकता हूँ और रो का स्क्वायर हो जाएगा जब ओपन करेंगे तो, माइनस एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, एक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। एन कोटि का बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको बोलते हैं, जो कि आपने पढ़ा नहीं है, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में इसका है नहीं, बट इसको आपकी बुक में दे तो रखा है इसके बारे में। तो इसको बोलते हैं बेसल अवकल समीकरण। इसका सॉल्यूशन अभी आप अपन लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन अपन राइट डाउन करते हैं। ओके, अब चलते हैं बच्चों अपन आगे, है ना। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे इसके नीचे समीकरण जो भी है, कितना बच्चों ये शायद 11 है, हाँ जो भी है देख लेना ना। समीकरण 11 का मान, सॉरी समीकरण 11 एन कोटि का क्या कहलाता है, बेसल अवकल समीकरण कहलाता है। बेसल अवकल समीकरण कहलाता है जिसका मान या जिसका हल निम्न प्रकार दिया जाता है या निम्न प्रकार लिखा जाता है, निम्न प्रकार लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों कैसे लिख पाएंगे इसका सॉल्यूशन अपन, तो देखिएगा आर जो कि रो का फंक्शन था, हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिख पाएंगे बच्चों, हमने ए बी और सी डी कांस्टेंट ले लिए थे, अब ई और एफ लेंगे। ई, ठीक है, जे एन क्या है, बेसल गुणांक, ठीक है, ई जे एन। अब सॉल्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, है ना, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन हम थोड़ी निकालने बैठेंगे, आपको डायरेक्टली इसको याद रखना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन है बहुत बड़ा, तब जाके इसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो ई जे एन ये बेसल गुणांक हो गया, अंडर रूट आपके पास क्या है, ये देखो ब्रैकेट में दिख रहा है सबको, स्क्वायर वाले ब्रैकेट में ये वाला, इसको लिखना है बस यहाँ पे, रो के, ज़्यादा कठिन नहीं है याद करना, आराम से हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस, अब कांस्टेंट लेंगे एफ, फिर यहाँ पे एक और कोई कांस्टेंट आएगा बी एन। ये भी क्या होता है, बी एन बेसल गुणांक की होता है, बट इसको न्यूमान फंक्शन भी कहते हैं, कई बार क्या कहते हैं न्यूमान फंक्शन। अब इनके बारे में अपने को नहीं समझना क्या होता है न्यूमान फंक्शन, ये तुम्हारे सिलेबस की बातें नहीं है। एफ बी एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ई जे एन रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस एफ बी एन रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो आप देख लो ये टर्म तो सेम ही है, बस आपको क्या लेना पड़ा, ई जे एन और एफ बी एन, ये कॉन्स्टेंट था ना। तो बच्चों इसको आप देंगे समीकरण नंबर 12। तो आपके पास बच्चों सारे सॉल्यूशन आ चुके हैं, अब सबको हम इधर रख देते हैं उस वाले इक्वेशन में। हमारे पास एक इक्वेशन आया था बच्चों, यानी हमने जो कंसिडर किया था साई इक्वल टू आर रो फाई एंड जेड। तो इसमें वैल्यू पुट करें सबकी, साई आर फाई जेड है ना, तो साई आर फाई जेड, इन सबसे पहले ये वाला वैल्यू आएगा इसमें, ई जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ बी एन रो अंडर रूट
के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये तो आ गया आर रो का। फाई का क्या था बच्चों? फाई वाला हमारे पास था जो कि हमने सेकंड नंबर पे निकाला, सी साइन एन फाई, है ना, एन ही लिया था कांस्टेंट, सी साइन एन फाई प्लस डी कॉस एन फाई। तो ये भी ब्रैकेट बंद। हमारे पास जेड वाला जो सॉल्यूशन आया था वो आया था ए साइन बीटा जेड प्लस बी कॉस बीटा जेड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किसका है बच्चों? हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का हल है। किसके टर्म में? बेलनाकार या बेलनी निर्देश तंत्र में, है ना। अब बच्चों इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करके लिखना पड़ेगा। अब ये फाइनली सॉल्यूशन नहीं है, तो देखो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है बेसल फंक्शन की, है ना, वो आपको अप्लाई करनी होगी। तो देखो एट, या लिखोगे रो इक्वल टू 0 पर, रो इक्वल टू 0 पे बच्चों क्या हो जाता है? ये जो बेसल गुणांक है ना, ये वाला बी एन, ये बी एन इनफाइनाइट हो जाता है बच्चों। ये इसकी एक कंडीशन है कि रो इक्वल टू 0 पे बी एन की जो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अतः बच्चों अगर रो इक्वल टू में 0 रखूँ और बी एन जब इनफाइनाइट हो गया तो हमारा पूरा फंक्शन ही क्या हो गया? ये इनफाइनाइट हो गया। तो हमें इनफाइनाइट थोड़ी करना है इसको। हमें इसको इनफाइनाइट से बचाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? इस ऐप को ही क्या कर देंगे अपन, तो 0 कर लेंगे, ताकि हमारा ये जो फंक्शन सॉल्यूशन आया वो बच जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अतः इसको कुछ नंबर दे देना। समीकरण नंबर कितना दिया आपने? 11 दे रखा, इसको 12 दे लेना, है ना। अतः समीकरण 12 को, जब समीकरण 12 क्या हो रहा है? अनंत हो रहा है ना पूरा ही, तो इसको परिमित करना है। समीकरण 12 को परिमित करना है, क्योंकि अपरिमित हो रहा है। तो समीकरण 12 को परिमित करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? एफ इक्वल टू 0 रखने पर। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर रो बराबर 0 बी एन इनफाइनाइट कैसे हो? बच्चों ये बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अब हमने बेसल फंक्शन पढ़ा ही नहीं, तो हमें प्रॉपर्टी कहाँ से, है ना। तो अब आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो एफ बराबर 0 रखने पर, तो साई इक्वल टू, देखो ई जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अपने पास आगे आएगा सी साइन एन फाई प्लस डी कोस एन फाई। ठीक है, एंड ए साइन बीटा जेड प्लस बी कोस बीटा जेड। एक चीज़ और देखो बच्चों, अगर मान लीजिए हम फाई बराबर 0 रखें और थोड़ा हम मॉडिफाई करें, फाई बराबर 0 रखने पर क्या हो रहा है बच्चों? इसमें साइन एन फाई वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी बच्चों। साइन एन फाई क्या हो रहा है? 0। तो आप क्या करोगे? इसमें ये वैल्यू भी 0 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? साई इक्वल टू, ये भी अपने एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इसका ना, इतना बड़ा कौन याद रखेगा। एक ये शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारी बुक में बनाया गया है। तो फाई बराबर 0 रखें अगर, तो साइन एन फाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ई जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये सी साइन एन फाई 0 हो गया। हमारे पास आया डी कोस एन फाई एंड ए साइन बीटा जेड प्लस बी कोस बीटा जेड। ओके बच्चों, तो आप इसको यहाँ तक राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा बच्चों एक बार। ठीक है बच्चों, अब अपन ने यहाँ तक कर लिया है। तो बच्चों यहाँ साइन एन फाई बराबर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इट मीन्स यहाँ सी बराबर क्या होगा? हमारे पास 0 होगा बच्चों। तब ये फंक्शन क्या होगा? ये वाला फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। तो सी बराबर 0 रख लेना, क्योंकि सी बराबर 0 इसलिए करें, नहीं तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये कोस एन फाई क्या हो जाएगा? इस पर 0 पे ओनली ये 1 हो जाएगा, तो डी बचेगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट, है ना। तो हमें इसको बचाना है, इस फंक्शन को रखना है, क्योंकि फिर तो वैल्यू नहीं आएगी, फिर तो फाई का टर्म ही नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना। तो फाई का टर्म बचाने के लिए हम सी को क्या करेंगे? 0 करेंगे बच्चों। तो सी वाला कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। अगर इसको फाइनली रूप में अपन लिखें अच्छे फॉर्म में, तो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है, साई इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ से देखो जे एन, ठीक है, जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। और अपने पास ये देखो ई और ये डी।
ठीक है बच्चों, इनको आप क्या करें, उनके साथ जाने दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाओ। अपने पास कोस एन फाई ऐसे कैसे, और देखो ए डी ई यहाँ पर आ जाएंगे कांस्टेंट, और साइन बीटा जेड प्लस ई, और एक और अपने पास है ए, या ऐसे कर लो बी ई डी, बी ई डी है ना, ई और ये बी और ये डी, तो बी ई डी कोस बीटा जेड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये कांस्टेंट आ गए एक साथ। तो आप बच्चों इनको कुछ एक कांस्टेंट मान सकते हैं, ये सभी कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, इनका कांस्टेंट ही मिलेगा। तो हम लेट करेंगे A1 इक्वल टू ए डी एंड B1 इक्वल टू बी ई डी। ठीक है बच्चों, तो साई जो फाइनली हमें मिला जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कोस एन फाई A1 साइन बीटा जेड एंड B1 कोस बीटा जेड। तो बच्चों ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है, जो आपको माइंड में रखना है, क्योंकि आगे हम इसका एक अनुप्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे काम आएगा। लिखो समीकरण कितना है, 13, जो भी है देख लेना, नंबर वाइज देना है आपको। समीकरण 13 वर्ताकार या सॉरी बेलनी निर्देश तंत्र में, बेलनी निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का हल कहलाता है, हल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। बच्चों इसको बार बार कह रहा हूँ मैं, आपको शेयर करिएगा ना, बहुत ज़्यादा शेयर करोगे, उससे सभी बच्चों को लाभ मिल जाए ना। आपके आसपास में फ्रेंड सर्किल में अदर कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको भी आप शेयर कीजिएगा। बच्चों चारों तरफ फैला दीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ बस, है ना। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे कोई पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, है ना। गुरु दक्षिणा के रूप में एक चैनल को शेयर कीजिएगा, इतना ही हम आपसे चाहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।